आप लोग देखिए, हमको जो दिखाई पड़ता है, मैं अपना जो प्रेडिक्शन बताऊं, बहुत सही बात बताना चाह रहा हूं आपको कि आप लोग मेहनत करिए। पीसीएस में घोड़ा की गधे की तरह आपको काम करना है, गधे की तरह। आईएएस में अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो घोड़े की तरह रहना पड़ेगा। पीसीएस में क्या है, गधे का मतलब यह है कि आप के ऊपर कितना भी लोड हो लेकिन आप चलते रहेंगे, मेहनत करेंगे। घोड़ा में क्या है, आपके पास स्पीड होनी चाहिए, और तैयारी करने के लिए आपको पता होगा कि इसमें कम लोग सफल होते हैं, असफल ज्यादा लोग होते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कम से कम 6 लाख पीसीएस में बैठेंगे, प्रीलिम्स में 6 लाख बैठेंगे। 6 लाख में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मुश्किल से हमको लगता है कि मान लेते हैं 20,000, 20,000 मान लिया मैंने। 20,000 में भी आप जब स्क्रीन किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो उसमें संख्या कम हो जाएगी। वो संख्या मुश्किल से 15,000 हो जाएगी। 15,000 बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया है, और कम हो जाएगी। ठीक, तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे काम चलाऊ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। अभी आपके पास एनर्जी है, अभी हिम्मत है, अभी जोश है, तो कर सकते हैं। ये बात मैं जो बोल रहा हूं इसलिए बोल देता हूं कि दो बात होती है, एक जोश होता है, एक होश होता है। ये दोनों साथ में नहीं चलता। अगर जब तक जोश है तब तक होश नहीं रहता, और जब जोश खत्म होता है और जब होश आता है तो फिर जोश खत्म रहेगा। कुछ लोग में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं इस पृथ्वी पर जिनके पास होश ज्यादा जोश कम था, उनका नाम अमिट हो गया। और थोड़ा सा अगर तालमेल जिन्होंने बनाया वो तब भी एक विशेष व्यक्तित्व हो गए। तो दोनों चीजों में तालमेल बैठा करके चला जाता है। और पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा लेकिन तब होगा जब आप कुछ करके दिखाएंगे। ठीक, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करती है। आप कोई जरूरी नहीं, जैसे मैंने पढ़ा तो हम मान लीजिए कि सेलेक्ट नहीं हो पाए, हालांकि अभी हमारा कुछ ऐसा एग्जाम फंसा पड़ा है, तो हो सकता है इस पर कर दे तो हो भी जाएगा। और भी हमको बहुत ज़्यादा नौकरी का आचार्य भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम पढ़ाई किए थे मेहनत से, तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाना अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक, पढ़ाना अच्छी चीज़ इसलिए नहीं है कि पढ़ाने का मतलब है कि मैं गलत भी बोल सकता हूँ कुछ ना, हमारे बाड़ी से कुछ गलत भी निकल सकता है। और अभी आपको होश नहीं है, ये मैं विधिवत जानता हूं। होश जब आएगा तब कुछ जोश कम हो जाएगा। और आप लोग से मैं यही बार बार कहता हूं कि तालमेल बैठा करके चलिए कि आप अभी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आईएएस निकाल सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, पीसीएस निकाल सकते हैं, रैंक आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप लोगों को लगता होगा ऐसे अचानक निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम बहुत देर तक प्रतीक्षा कराएगा, आपका धैर्य की परीक्षा होती है। ये जो आप लिख पढ़ रहे हैं सब बेकार चीज है, धैर्य की परीक्षा होती। पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है कि अगर यावा रहा है तो यान संधि है, नहीं पता? तो ये आप फेल भी होंगे, प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे, फिर मेंस में भी फेल हो जाएंगे, फिर इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं। आपके पास कितना पेशेंस है इसकी परीक्षा होती है। और वही चीज आप मेंटेन किए रहते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो हम क्या बता रहे थे आपको,
क्रिया। हमने आपको बताया था कि क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य क्रिया है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सकर्मक और आकर्मक। मैंने इसका उदाहरण बता दिया था आपको कि इसमें कैसे आप पहचान पाएंगे। ये बहुत पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है और मैं आपके लिए प्रयास किया तो मैंने पेपर ढूंढा। पेपर हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन मैंने दो पेपर उठा लिया वहां से। इसमें आप पेपर देखेंगे तो आपको जो मैंने पढ़ाया है, मैंने इस पेपर को आज सुबह निकाला है आते समय। तो हमें ये नहीं पता है कि इस पेपर में क्या लिखा है, लेकिन आप पेपर उल्टेंगे पलटेंगे तो आपको हमारे जो पढ़ाए हुए सवाल मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक, और नहीं विश्वास तो आप चेक कर सकते हैं। ये 2018 का है और ये 2017 का है और 2019, 20 का, 21 का भी मिल जाएगा आपको पेपर। तो पेपर तो मैंने ऐसे ही रैंडमली उठा लिया तो मिल गया। आप कोई पेपर देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई पेपर मना ही है आपको। तो हम ये बता रहे थे कि आप को किस दिशा में पढ़ना है इसको आप जरूर जानिए। तो हमने बताया था आपसे कि जहां से सवाल किया जाता है उस चीज को ज्यादा पढ़ा जाता है। तो ये पोर्शन मैंने बताया है कि यहां से सवाल आपको मिलेगा, वो सकर्मक आकर्मक पूछ सकता है। ये इसमें अगर कोई प्रश्न मैं आपसे करूं तो आप बता सकते हैं। ये मेरा प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब देंगे। जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा कि ये जो मैंने लिखा है वाक्य, आपसे प्रश्न किया गया कि ये सकर्मक है कि आकर्मक है। ठीक, तो आप अभी सवाल को देखिए तो बताइए इसका उत्तर क्या है। अकर्मक है। ठीक, तो कैसे अकर्मक है? सही है, ठीक, आपने सही उत्तर दिया है। लेकिन इसमें एक प्रश्न और बन जाएगा। जैसे हमने यहां पर एक दूसरा शब्द लिख दिया कि दूसरा वाक्य लिख दे रहे हैं हम। एक वाक्य लिखा मैंने, आपने तुरंत बता दिया ये आकर्मक है। बता दिया आपने आकर्मक है। क्यों? बच्चा हंसता है, आकर्मक क्रिया है। लेकिन जब मैंने यहां पर ये लिख दिया कि अब क्या है? क्यों? अब ये वो माँ कोई काम करती होगी, कोई क्रिया करती होगी तभी वो बच्चा हंसता है। तो ये जो कर्ता आ गया यहां पर, काम करने वाला, तो इसलिए ये क्रिया सकर्मक हो गई। कोई काम करेगी उसकी माँ बच्चे की तब ये बच्चा हंसेगा, इसलिए ये वाक्य सकर्मक हो गया। इसके बाद में हमने यहां पर लिख दिया कि माँ बच्चे को हंसवाती है। अब बताइए अब क्या है? हाँ, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। लेकिन ये आपको अभी पहचानना था कि ये सकर्मक है कि अकर्मक है। जो यहां पर दो लोग हैं, यहां पर तीन लोग हैं। इस वाक्य में तीन लोग हैं कि नहीं?
एक तो बच्चा है, एक उसकी माँ है, और एक कोई और है जो दिखाई नहीं पड़ रहा। मैंने लिखा ही नहीं उसका नाम या कुछ नहीं लिखा, वो कॉमन सेंस पर आधारित है कि कोई जरूर है जो माँ वही कोई काम नहीं कर रही है, कोई डिप्यूट कर दिया उसने किसी व्यक्तित्व को, वह बच्चे को हंसा रहा। ये जो सहायक क्रिया है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सवाल यहां से भी पूछा गया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जो सहायक क्रिया है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की हो सकती है, ठीक। और इसमें भी और विभाग किए गए, पहले आप इसको समझिए। ये जो सहायक क्रिया थी, सॉरी सहायक कर रहे हैं, ये आकर्मक क्रिया, ये आकर्मक लिखेगा, आकर्मक का विभाग था। जो ऐसे आप समझिए, आकर्मक से ये क्रिया साकर्मक मैंने बनाया, जैसे अभी आपको मैंने यहां बताया, ये आकर्मक क्रिया थी, इसको मैंने साकर्मक बना दिया, ठीक। साकर्मक के दो भाग हैं, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, कोई वाक्य लिखेगा, कह देगा कि निम्नलिखित वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किस वाक्य में लगा, तब आप यहां जैसे अभी मैंने लिखा था कि मां बच्चे को हंसाती, यहां पर क्या है कि दो लोग हैं, एक की प्रेरणा से एक का काम हो रहा है। एक बच्चा है, वो बच्चा हंस रहा है, वो तब हंसता है कि जब माँ कोई क्रियाकलाप करती होगी, कोई काम करती होगी, कोई एक्शन करती होगी। तो दो लोग हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आपसे ऐसे लिख देगा और ऊपर प्रश्न रहेगा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहचानिए, चार विकल्प देगा, चार वाक्य दे देगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो मैंने अभी इसके पहले लिखा था कि माँ बच्चे को हंसवाती है, बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं, मैंने बहुत सरल लिखा है, बच्चे को हंसवाती है। यहां पर तीन लोग हैं, ये लिख सकता है माँ बच्चे को अपने भाई से हंसवाती है। तो जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें तीन लोग होते हैं और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में दो लोग होते हैं। और मैंने आपको बता दिया था, नोट करा दिया था कि आपसे सकर्मक आकर्मक ज्यादा पूछा जाता है। मैंने बताया था प्राकृतिक क्रियाएं आकर्मक होती है, सारे के बारे में मैंने विधिवत कल लिखवा दिया था। जैसे मछली का काम है तैरना, तो आकर्मक क्रिया होगी, ठीक। हमने कहा कि पक्षी का काम है उड़ना, तो आकर्मक क्रिया है। सूरज का काम है पूरब में उगना और पश्चिम में डूब जाना, तो यह आकर्मक क्रिया है। देखना सुनना आकर्मक क्रिया है, हंसना गाना ये सब आकर्मक क्रिया है, ठीक। ये बहुत सारे प्राकृतिक क्रियाएं जितनी लिखी गई हैं वो सब आकर्मक हैं। और यहां आपको यहां से सवाल जब मिलेगा तो इसी प्रकार से मिलेगा, समझ गए आप। इसके बाद में जो क्रिया से सवाल पूछेगा तो ये क्रिया होती है यौगिक क्रिया, ठीक। इसके बाद आप, मैं इसके आगे नहीं बता रहा हूं, ठीक, इसके आगे मैं नहीं बता रहा हूं। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी सवाल थोड़ा सा कठिन पूछ लेता है, तो उसको जान लीजिए। भाई द वे वो सवाल कर दे आपसे, आकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है, कोई बताएगा? आकर्मक क्रिया पूछेगा आपसे कि कितने प्रकार की होती है, तो आप बता दीजिएगा दो प्रकार की होती है।
एक होती है अपूर्ण आकर्मक क्रिया और एक होती है पूर्ण आकर्मक क्रिया। ये भी सवाल पीसीएस पीटी के सी सेट में आ चुका है, यहां से भी सवाल पूछा गया है, तब मैंने आपको सोचा कि बता दिया जाए। अपूर्ण आकर्मक क्रिया का मतलब है वो आकर्मक क्रिया रहेगी लेकिन पूर्ण नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान काल में कोई काम हो रहा है भी पूरा नहीं हुआ। ठीक, जैसे हमने लिख दिया कि आप हंस रहे हो, काम पूरा है और आकर्मक है। समझ गए आप? कोई दिक्कत है समझने में? ये वाक्य लिखा गया है तो ये मान लीजिए कि मैंने एक वचन में लिखा है तो ये बहुवचन में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी हो सकता है। तो एक वाक्य लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप इसी को रट लेंगे। ठीक, और पूर्ण आकर्मक क्रिया कैसे होगी बताइए? हाँ ठीक है, वो सही आपका उत्तर है। वह उसने देखा था। उसने देखा था, वह सोया था। ये देख, क्या है? ये पूर्ण है। समझ गए आप? तो यहां से भी सवाल किया गया है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि ये सवाल मिल सकता है आपको, और मिले ना मिले आपके कोर्स में है तो आप पढ़ना पड़ेगा। और हमने आपको 2 किताब बताया है, आप लोग को जितना भी समय मिलता है, जितना हम पढ़ा पाएंगे उतना हम पढ़ाएंगे। बाकी बाय द वे हमारी क्लास नहीं मिल पाती है किसी कारण से या कोई बात होती है तो आप लोग उस किताब का सहारा ले लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ऐसा नहीं है। तो जैसे इसके बाद में आप हेडिंग डालिए यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया ज्यादा है, सवाल आपसे पूछ सकता है कि यौगिक क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? बताएंगे कोई? तब बताइए क्या करेंगे आप बताएंगे भी नहीं और सही पढ़ेंगे भी नहीं, तब कैसे होगा? है? क्या करेंगे? हाँ ठीक है, लेकिन आपको यौगिक क्रिया कहे या हम इसको एक शब्द और दे दें, संयुक्त क्रिया। आपसे सवाल पूछेगा कि संयुक्त क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, पहला सवाल, तो 11 प्रकार की। ठीक, तो मैं आपको ऐसे ही बोल दे रहा हूं, लिखाऊंगा नहीं, जो और जरूरी चीज है उसको बताऊंगा। आप वासुदेव नंदन प्रसाद में देख लीजिएगा, मैंने किताब बताया है ना आपको, बहुत सरल है। आरंभ बोधक क्रिया, समाप्ति बोधक क्रिया, निश्चयवाचक यौगिक संयुक्त क्रिया। ठीक है, बहुत सारी प्रकार की क्रियाएं, 11 प्रकार की मैं लिखवा दूंगा, लिखवा सकता हूं, लेकिन सवाल यहां से पूछा नहीं गया है। एक सवाल ये पूछ सकता है बस कि
संयुक्त क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती, तो आप बता दीजिए 11 प्रकार। ठीक है, और मैंने कहा है कि आप इसको वासुदेव नंदन प्रसाद से देख लीजिएगा या राघव प्रकाश की किताब से देख लीजिएगा। ठीक, सरल है, तो मैं इसको नहीं बताता हूं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में काल। काल पढ़ लीजिए। और ये भी है कि जितना टॉपिक दिया है इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो उस टॉपिक से सवाल करे, वो नहीं भी कर सकता है और कर भी सकता है। जैसे मान लीजिए वर्णमाला पढ़ लिया आपने, कोई गारंटी नहीं कि वर्णमाला सवाल कर ही दे, और ये भी कोई गारंटी नहीं कि अगली साल, इस साल नहीं किया तो अगली साल नहीं करेगा, फिर वो कहो 3-4 सवाल कर दे। ये निश्चित नहीं है, टॉपिक आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। यही तो पीसीएस या आईएएस की बात होती है कि आप ऐसा नहीं कि सिलेबस में कुछ छोड़ करके पढ़ेंगे। काल इंपॉर्टेंट है तो आप काल पढ़ लीजिए। वैसे तो ये काल बहुत सरल है ना, क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कुछ नहीं है। हाँ, कंप्लीट कुछ नहीं है और कुछ होता नहीं है कंप्लीट। कंप्लीट अगर है तो वो ब्रह्म है और कुछ नहीं है। ब्रह्म ही, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ठीक, तो ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सत्य नहीं है, कुछ सब मिथ्या है। तो आप ये मत कहिए कि कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट कुछ है नहीं। तो काल आप पढ़े होंगे कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पढ़ा है आपने? ये तो बहुत नॉर्मल तरीके से आप जानते हैं, लेकिन आपसे सवाल किया जाएगा भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार। और कोई बताएगा? 4 आप पढ़े हैं? 4 प्रकार इंग्लिश में आपने पढ़ा है, 6 प्रकार का पढ़ा होगा, वो दूसरा है। आप कोई बताएगा कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार, राइट आंसर। ये देखिए, वो लड़की पढ़ रखी है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है। ठीक, तुक्का तो नहीं मार दिए थे? तुक्का मार दिए थे? नहीं, कुछ लोगों का तुक्का भी सही जाता है ना, कुछ लोग बहुत तुक्के, कुछ लोगों का तुक्का भी सही जाता है। तो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े तो इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल मिलेगा आपको। भूतकाल को मुख्य रूप से भूतकाल 6 प्रकार का होता है। ठीक, जैसे नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 4 पूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, नंबर 6 हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूत काल। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। ठीक, ये है। तो जो भूतकाल होता है, अब यहां से सवाल पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। वो तो आपको पता ही है कि
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो सभी जान रहे, तो उसको क्यों पूछेगा वो? ठीक, बताओ। सभी लोगों का पीटी नहीं निकलेगा ना। पीटी निकलेगा उसी का जो बहुत मेहनत करेगा। पीटी क्या? सर क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? हमने क्या प्रश्न किया था? हमने प्रश्न किया था कि जो सामान्य भूतकाल है उसका एक उदाहरण बताइए। बताइए। ये मैंने आपको बताया एक उदाहरण, तो ये एक वचन में लिखा गया है, तो ये बहुवचन भी होगा, तो क्या होगा? बच्चे स्कूल गए। फिर मैं बोल सकता था कि लड़कियां स्कूल गईं। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं ना। तो आपको सामान्य भूतकाल में लिखेगा, एक वाक्य लिखेगा, तो उसमें लिखेगा कि निम्नलिखित, ऐसे लिख देगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है, ऐसे वाक्य लिखा, और नीचे विकल्प देगा, यहां लिखेगा कि किस प्रकार का वाक्य है, सामान्य भूतकाल है कि संदिग्ध भूतकाल है कि ये आसन्न भूतकाल है। समझ पाए आप? इसमें कोई दिक्कत है समझने में? तो आसन्न भूतकाल का बताओ। आसन्न मतलब क्या होता है? आसन्न मतलब क्या होता है? पढ़े हो लेकिन जरूरत नहीं समझे कि उसको ध्यान में रखा जाए। पढ़े तो हो, अभी मैं बताऊंगा तो कहोगे तो हम पहले से पढ़े बैठे हैं, फालतू बता रहे हैं आप। आपने आसन्न कोण नहीं पढ़ा है हाई स्कूल में? आसन्न कोण रेखागणित में नहीं पढ़े थे? अब हो सकता है इंग्लिश में नाम क्या है उसका, जो हम बहुत, क्या? अरे यार, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूं। तो आसन्न कोण ऐसे बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कोण बनाना है, तो ये आसन्न कोण बोला जाता है कि नहीं? वही आसन्न मतलब निकट कोण। ऐसा भूतकाल जो अभी जल्दी हुआ हो, कोई काम ऐसा हो जो बहुत जल्दी अभी हुआ हो, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। उसकी परिभाषा ये है कि ऐसा किया गया भूतकाल में काम जो अभी जल्दी ही संपन्न हुआ हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो अब तो आप बता देंगे। बच्चा स्कूल गया है। भूतकाल में आपको बात करना है, ठीक है? भूतकाल में आपको जानना है और ध्यान में रखना है कि भूतकाल में किस प्रकार का है। हाँ, क्या? हाँ, नहीं, अभी वो आएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा देर धैर्य रखिए, इच्छा में से कुछ न कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक, इसमें से कुछ न कुछ मिल जाएगा बेटा, आप धैर्य तो बनाओ। ठीक, अपूर्ण भूतकाल बताइए। इसका एक नाम, अभी सवाल देखिए, ये मैंने अपूर्ण भूतकाल लिखा है,
इसका एक नाम है तात्कालिक भूतकाल। ठीक, तो हो सकता है कि ये तात्कालिक नाम दे दे, क्योंकि नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चा क्या, ठीक, पता है, जा रहा था, अब आ जाएगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल में है, भूतकाल में ही वो बात कर रहे हैं हम। जो भी वाक्य लिखा रहेगा वो भूतकाल का रहेगा। ठीक, वो आप कभी वर्तमान से मत जोड़ दीजिए तो कोई वाक्य बना करके। अब पूर्ण बताइए। बच्चा स्कूल गया था। ठीक, ये पूर्ण भूतकाल हो गया, काम हो गया। इसको आप कैसे समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे, याद हो जाएगा। जैसे हमने पूछा कि ये बताइए कि आपके भाई साहब कहाँ गए, तो आप कहेंगे अभी मार्केट गए, यानी कि तत्काल में मैंने पूछा आपसे, तो आपने बहुत जल्दी की बात किया, तो वो आसन्न भूतकाल है। समझ गए। ऐसे ही आपको व्यवहारिक जब बात करेंगे तब आप इसको याद कर पाएंगे। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है यहां पर। अगला लिखिए, संदिग्ध भूतकाल बता दीजिए। हाँ? हाँ सही है। अब आप सही बता दिए। स्कूल गया होगा या चला गया होगा, कुछ भी लिख दीजिए। बच्चा स्कूल गया होगा। संदिग्ध भूत, अब हेतु, हेतु मद भूत। हेतु मतलब क्या होता है, हेतु मतलब कारण। हाँ, कारण, एक कारण से दूसरा कारण उत्पन्न होना, उसको कहते हैं हेतु। हेतु, और वह वाक्य बनाना है आपको, भूतकाल का बनाना है, तो क्या करेंगे। अगर आप पढ़े होते तो पास हो गए होते, क्यों, उत्तीर्ण हो गए होते, कोई वाक्य लिख सकते हैं आप। ये लिखिए, यदि आप पढ़े होते तो उत्तीर्ण हो गए होते। समझ गए आप। तो ये भूतकाल में बात किया मैंने ना। यदि बरसात हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। लिख लीजिए, उदाहरण है ये भाई। मिटा दें, ये बताओ, इसको समझने में कोई समस्या है आपको। और इसमें पेपर में शायद ये क्वेश्चन आया है, हमने देखा नहीं सही तरीके से इसको, लेकिन आया होगा जरूर प्रश्न का। इस प्रकार से सवाल आते तो हैं, हो सकता है ना आया हो, लेकिन इसमें नहीं आया है, लेकिन यही कि आ जाएगा ये। ठीक है, आप पेपर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। और भी पेपर आए हैं जो हमने दिया है ना एग्जाम, हमको याद है ये सवाल, ये आ गया है इस प्रकार से। अभी देखिए, मैंने कल आपको पढ़ाया था जो, तो 2 शब्द तो डायरेक्ट मिले हैं, इसमें से आप पढ़ सकते हैं। अभी मैंने कल जो पढ़ाया है, तो इस पेपर में 2 क्वेश्चन है, जबकि पेपर मैंने ईमानदारी से बताऊं आज मैंने ढूंढा है,
ठीक है, जिसको देखना है देख सकता हो। अभी मेरे बहुत कम मैंने पढ़ा, आज 5वीं क्लास होगी आपकी, उसमें से मैं ईमानदारी से बता सकता हूं कि मैं इस पेपर को आज निकाला हूं, मैंने कल पढ़ाया था। अब आज कोई देखना चाहते देख लीजिए भाई साहब, देख लीजिए 2 सवाल। अरे यार देख लो, कब से मांग रहे हो तो उसमें क्या मुद्दा आ गया, तुम वही देख लो। ठीक जी, ये वाला देख लीजिए आप लोग, इसमें भी फंस जाएगा। देखिए इसमें भी फंसा सवाल है, ये देखिए इसमें है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, अभी अभी जो मैंने बताया है इसमें है, आप देख लीजिए। अपूर्ण वर्तमान काल पूछा है उसने, इसमें पूछा है, देख लीजिए। अभी मैंने पढ़ाया जो यही, अभी तुरंत वही सवाल पूछा हो। हालांकि हमको ये नहीं याद है इस पेपर में क्या आया है, लेकिन ये कि हमने एग्जाम दिया है बराबर, तो हमें आइडिया है कि वास्तव में ये सवाल पूछा जाना था यहाँ ऐसे। तो अगला लिखिए आप, देखिए अभी मैंने कल जो संधि बता रहा था, तो संधि में भी सवाल पूछा है नहीं पूछा है, और वही शब्द पूछा होगा जो हमारे बोर्ड में जो हमने लिखा था, बोर्ड पर जो मैंने शब्द लिखा था वही पूछा होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं जो पढ़ा देता हूं वही पूछ लेता हूं। ठीक है, ये कृपा है कि नहीं? अगर ये कृपा हो जाए कि जो हम पढ़े वही आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए लिखिए वर्तमान काल। जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था वो भूतकाल था, इसके बाद इससे कम इंपॉर्टेंट वर्तमान काल है। लिखिए ये सरल है, ये वाक्य सरल मिलेंगे आपको। क्या करें, बोल दे, बहुत साफ साफ लिखा हूं यार, देख लो। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और अपूर्ण वर्तमान काल का एक नाम है तात्कालिक वर्तमान काल। ये सवाल पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है यहां से। तो इसको तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक, सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपने पढ़ा होगा। वह स्कूल जाता है, वह खान भोजन करता है, वह गीत गाता है, बच्चा दौड़ता है, बच्चा पढ़ता है, ये सारे सवाल आप करते हैं ना। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आप लिख लीजिए कि लड़का स्कूल जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल है, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। पढ़े हैं इंग्लिश में, हमको इंग्लिश और मैथ दो चीज नहीं आती, लेकिन मैं थोड़ा बहुत मतलब बता देता हूं, ऐसे एकदम नहीं आती है। हिंदी 1% आती है, 1%, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूं जो आती है। आप पूर्ण वर्तमान काल जानते हैं, आप बच्चा स्कूल जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक, लिखने की जरूरत है तो लिख लीजिए, आप दिमाग याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? चुका, होश में रहो, चुका भूतकाल है। अरे यार ये भूतकाल में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, वर्तमान काल पढ़ा रहा हूं।
वर्तमान और भूत में अंतर नहीं पता है। जो खत्म हो गया वो भूत है। आप वाक्य देखिए पहले ध्यान से। जो मर के खत्म हो गया वो भूतकाल है, जो सामने आपके आता है डराता है वो भूत है। ठीक, वर्तमान जो चल रहा है उसकी बात करो। वर्तमान में वो वाक्य नहीं आते हैं, था नहीं आएगा। ठीक, तो आपसे मैंने कहा है कि पूर्ण वर्तमान काल बताइए, बताइए। हैं? हाँ, और ये क्या लिखा है यहां पर? मैंने लिखा ये क्या है? ये अपूर्ण है। ठीक, और पूर्ण क्या होगा? हैं? बताइए, आएगा? हाँ, आया है। ठीक है, ठीक है। और संदिग्ध क्या होगा? शायद बच्चा स्कूल आया होगा या जा रहा होगा, ऐसे कुछ कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सब थे तो मैंने बता दिया। भविष्य काल में देख लीजिए, भविष्य काल जो है वो भी कई प्रकार का है। इसीलिए तो मैंने ऊपर भूत भविष्य वर्तमान लिख दिया था। इसमें इंपॉर्टेंट है सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल, ये इंपॉर्टेंट है। हेतु हेतु मद भविष्य काल, ये इंपॉर्टेंट है। आप फ्यूचर टेंस पढ़े हैं, वही है। उसमें जो डिवीजन किया गया है वही है, कुछ ऐसा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में काफी समानता है, आप पढ़े होंगे, वही चीज है, बस थोड़ा सा कहीं कहीं अंतर है। हाँ? हाँ? संदिग्ध तो पूछ लो बगल में, वो भाई साहब जान रहे हैं। तो सामान्य भविष्य काल जानते हैं आप कि बच्चा स्कूल जाएगा, ये बहुत सरल है, ये बहुत ही सरल है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता दिया हूं। संदिग्ध शायद वह पत्र लिखे या टेलीफोन करे, अब तो टेलीफोन करेगा, पहले का शब्द था ये, अब क्या है, शायद वह टेलीफोन करे, कॉल करे। ठीक, हेतु हेतु मदभूत, यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ेंगे तो अधिकारी बनेंगे, यदि आप पढ़ेंगे अधिकारी बनेंगे। ये मैंने कामा लगाया है यहां पर। ये कामा ये बताता है कि कोई संयोजक चिन्ह है, कोई संयोजक शब्द है, कामा का ये मतलब होता है। मैं कामा हटा दूं तो हमको कुछ लिखना पड़ेगा, इसीलिए कामा लगा दिया गया। तो इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए जो समझना है, वाक्य सही होना चाहिए। कोई डाउट आपको लगता है इसमें? कर लेंगे, हो जाएगा, आगे बढ़े। देखिए वैकेंसी आने वाली तो है,
वैकेंसी आने वाली है, आपकी जानकारी लिए बता दूं, नवंबर तक वैकेंसी आ जाएगी और वैकेंसी ठीक ठाक भी रहेगी। सबसे खुशी की बात यह है, कुछ लोग वैकेंसी के पीछे परेशान रहते हैं कि ज्यादा आ रही कम आ रही। अरे ज्यादा आए कम आए, जब आप तैयार होंगे तब न निकलेगा। ज्यादा कम से मतलब नहीं होता है। आपको एक सीट चाहिए कि 2 सीट पर नौकरी करेंगे? हाँ, क्या बता रहे हैं भैया, बताइए। एक सीट पर करेंगे ना? एक सीट चाहिए आपको कि 2 सीट चाहिए? एक सीट चाहिए तो आप वो कम से कम 400-500 सीट तो मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम 1200-1300 1400 आ सकती है वैकेंसी। लेकिन इस बार की जो वैकेंसी है वो कम से कम 600-700 तो होना ही चाहिए मिनिमम। तो आप जब मेहनत करे रहेंगे पहले से, हमने बोला है आपसे कि आप 1 साल के लिए तैयारी करिए, 1 साल मेहनत करिए, निकलना होगा तो फिर निकल जाएगा, नहीं तो अगली साल जरूर निकल जाएगा। लेकिन आप वही 1 साल मेहनत कर रहे हो सही तरीके से, तब निकल पाएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको क्या सेंटेंस, हाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप निगेटिव सेंटेंस बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, वो भी बनाना है बनाइए। वो तो वाक्य बता रहा है ना कि ये किस में लिखा गया है। तो ये यहां से तो कोई काट नहीं सकता है। किसी पेपर में सवाल में ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ना आने का कोई औचित्य नहीं। यहां से प्रश्न ना आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आपको इसमें से 2 प्रकार से सवाल मिलेंगे। एक तो शब्द देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है या सही है, और दूसरा वाक्य देगा। और ये टॉपिक मेंस में भी आपके लिए रहेगा। मेंस में भी बहुत अच्छी तरह से सवाल किया जाता है। तो वहां तो आपको नंबर मिलेगा, यहां नंबर नहीं मिलेगा, आप यहां मात्र क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। वर्तनी चाहे पीसीएस पीटी में आप पढ़ रहे हो, चाहे आप मेंस पढ़ रहे हो, इतने ही प्रकार की वर्तनी होती है। तो ये वर्तनी यहां बहुत ज्यादा डिवीजन है। जो मेल मैंने लिखा है, तो यहां पर संज्ञा क्रिया से क्या मेल है, ये सवाल पूछा जाता है। आपके यहां नहीं पूछा जाएगा, आप घबराइए नहीं, कि मैं आपको बस इंडिकेशन दे रहा हूं। संज्ञा और सर्वनाम में क्या मेल है, ये मेल की बात करता है। और कर्म और क्रिया में क्या मेल है, और पुरुष का मेल। पुरुष आपने पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये आपने पढ़ा होगा। तो बहुत सारे इसमें हैं कि आपको डिवीजन मिलेंगे कर्म का और
विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम है। हाँ लिख दिया मैंने। अब सबसे पहले यहां पढ़िए, जैसे हमने कुछ शब्द लिख दिया यहां पर, ये शब्द मैंने लिखा है, आपको पहचानना है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सही है या कितने शब्द सही है। आपको इसमें से छांटना है कि निम्नलिखित, जैसे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द सही है, और विकल्प आपको मिलेगा ए बी सी डी करके मिलेगा, और सही रहेगा इसमें। ऐसे विकल्प मिलेगा आपको। ये तो मैंने अपने तरफ से बताया है कि कौन सही है, कितना सही है। तो आप बताइए सही क्या है, बताओ भाई साहब। नहीं पता है आपको? ये पता है सही है, सब गलत है, 4 गलत है। तो जो सही हो उसको बता दो, जो सही हो बता दीजिए। बताइए बताइए, बताओ भाई साहब, बताओ। सही है? एक भी नहीं सही है, सब गलत है। इसमें से मतलब किसी को लगता है कि कोई शब्द सही है? सर इधर सुन लीजिए, बता। हाँ हाँ बता दीजिए। नहीं, वो बताने के लिए तो मैंने पूछा है कि आप लोग बताएंगे। नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए हम समय नहीं लेंगे आपका। लेकिन आप लोगों ने उत्तर दिया नहीं है, उत्तर सही नहीं दिया किसी ने। एक लोग बताया है कि सही नहीं है कोई, तो ये अधीन सही है। इसमें कोई भी शब्द सही नहीं लिखा गया है, ध्यान रखिएगा कि मैंने जितना भी शब्द लिखा है एक भी सही नहीं है। सही क्या है? आपके होश उड़ जाएंगे,
अभी कहेंगे गलत है, ये गलत है। अभी इसको तो मैंने कल बताया था। कोई इसको सही करेगा? जिसको आता हो ये शब्द लिखने, वो आ जाए लिख दे। किसी को आता हो तो आ करके लिख दे, वो जिसको आता हो। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी क्लास है, इतनी बड़ी क्लास में कोई महारथी ना हो। जिसको आता हो आ जाए, वो बता दे, या अपनी कॉपी में दिखा दे, हमको मान जाएंगे, हम समझ जाएंगे हाँ आप जानते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, चेक कर लीजिए, और भी मैं लिखूंगा तो अपना चेक कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ आने में शर्माते हैं तो आप अपनी कॉपी में चेक कर लीजिए, लिख करके लिखिए भाई, अपनी कॉपी में लिखिए, और अभी आप चेक कर लीजिएगा ईमानदारी से कि हमने सही लिखा था कि नहीं सही। अरे अभी चेक करना बेटा, अभी मैं बता दे रहा हूं, पहले अपनी कॉपी में लिखो, अभी लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिए? आप लोग लिख लीजिए तो मैं उत्तर दूं। नहीं लिख पाए? अभी कुछ लोग हमारा देख कर लिखेंगे। आप नहीं, अब आप लोग ईमानदारी से किसने सही लिखा है? 2 लोग सही लिखे। चलिए ठीक है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि बर्तनी के मामले में कितना वीकनेस है। ठीक, और ये कोई बता पाएगा इसको? कोई इसको नहीं बता पाएगा। ये तो कुछ बता भी दिए, इसको और नहीं बता पाएगा। इसको आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ये इस तरह से लिखा जाएगा। कभी आप सोच सकते थे कि इसको ऐसे लिखा जाएगा? और ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो बर्तनी आप पढ़ते हैं नहीं? बर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि हमको रटा रटाए कोई मैटर मिल जाता, या मैं कुछ ऐसा पा जाता तो काम चल जाए। तो इससे नहीं काम होगा। आपको वर्तनी लिख करके पढ़ा जाता है कि जो आ जाए। अब देखिए, इसमें कुछ शब्द ऐसे लिखे गए हैं कि जो वर्ण की समस्या है। मैंने बताया था कि वर्ण और वर्तनी 2 चीज है। जितना भी चीज लिखा गया है ये सब वर्ण ही है, लेकिन जब वर्णों की कोई समस्या होती है तो वर्ण संबंधी अशुद्धि है। अगर वर्तनी में कोई त्रुटि होती है तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। समझ पाए आप? जैसे यहां पर मैंने लिखा वांग में, तो ये वर्ण संबंधी अशुद्धि है। वर्ण क्या था? कुछ लोग गलत लिख दिए। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया था, गा लिख दिया था, और लिखना क्या चाहिए था हमको? अंगा लिखना चाहिए था। समझ गए आप? तो इसलिए गलत है। किस में आएगा ये वर्ण संबंधी अशुद्धि है। और इसमें देखिए मात्रा में गलत कर दिया था मैंने। इसमें क्या इस प्रकार से सही है, तो इसका मतलब है कि ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी। समझ पा रहे हैं आप? इसमें क्या है, इसमें वर्णों में गड़बड़ी, मात्रा मैंने गलत जगह लगा दिया था, और वर्ण संबंधी अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि वर्ण ये मैंने दंती लिख दिया था, वास्तविकता में तालब्य सा होता है, और मात्रा गलत लगा दिया था। मात्रा मैंने कहां लगाया था? यहां लगा दिया था, यहां नहीं लगेगा। और ये सही पढ़ा कैसे जाएगा? सूर पर रखा पढ़ा जाएगा, सूर पर रखा सही नाम ये है। और लोग रट करके सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में सुपर्णखा या सुपर्णखा बोलते हैं। कुछ भी बोल देंगे, मतलब वो तो आप भी जानते हैं कि क्या बोलते हैं। तो ये हमारे बताने का मतलब था कि जो शब्द हैं उसको सही तरीके से आप पढ़ेंगे।
हमारे बताने का मतलब था कि कौन वर्ण संबंधी अशुद्धि है, कौन वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अभी तो मैंने शब्दों को बताया नहीं ज्यादा कुछ। अब जो मैं लिखूंगा वो सही लिखूंगा, अब गलत नहीं लिखूंगा। अब आप वर्तनी नोट कर लीजिए, मैं लिखाने जा रहा हूं जी। कोई नियम नहीं है, अब कोई नियम नहीं चलता इसका। आप उसको नियम वर्तनी में चलेगा, जब आप वाक्य शुद्धि होगी उसका नियम है, शब्दों का कोई नियम नहीं है। वो भी आप अभी नियम समझ भी नहीं पाएंगे। मैं अगर नियम बता भी दूं, और मैंने नियम बताया है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने नियम बताया है, अब आप पूछिए कहां बताया है। हमने नियम बताया था, एक शब्द में लिख दे रहा हूं, आप उत्तर दे दीजिए। तो अगर आप उत्तर दे देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमारे नियम को ध्यान में रखा है, और अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम ये समझ लेंगे कि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, केवल हमको बेवकूफ बनाते हैं। ठीक, जैसे जैसे हम एक शब्द लिख दे रहे हैं, यहां पर सबको दिखाई पड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया ये, आप बताइए। और एक शब्द लिख के नहीं ध्यान आ रहा। ये बताइए कि इस शब्द को, ये शब्द जो लिखा है मैंने, ये गलत है कि सही है, या गलत है तो सही क्या होगा? ये सही है तो बता दीजिए। गलत है कि सही है? है? अब सही है, क्यों? क्योंकि जब हम आपको बता रहे थे कि ये दंती सा, और मैंने बताया था ये तीनों सा बताया नहीं था आपको नियम के तहत, ये कहाँ लगेंगे? ये मैंने बताया था कि ये हमेशा चा और छा के पहले लगेगा। आपको ये मैंने बताया था टा और ठा और पा फा का के पहले लगेगा, बताया था नहीं बताया था? आप कॉपी खोल करके देख लीजिए, ये बताया था मैंने। चा ता था, ये बताया था नहीं बताया था? आप कॉपी खोल लीजिए, बताइए। जब आपको मैं बताया था संधि, संधि में मैंने आपको बताया था कि जब विसर्ग संधि आप पढ़ रहे थे, तो विसर्ग संधि में मैंने बताया था कि नियम बताया था। उसमें बताया था कि ये शब्द इन वर्ण, इस वर्ण के ठीक पहले ही आएगा। अगर इसके पहले आप इसको लिख देंगे गलत हो जाएगा, इसके पहले अगर आप इसको लिख देंगे गलत हो जाएगा। तो इसलिए गलत क्यों हुआ? अगर ये नियम आप जानते तो आपको पता है क्या लगेगा। अब ये सही है, ये गलत इसलिए है क्योंकि मैंने गलत यहां पर लिखा है, और यहां पर ये रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा? ये रहेगा। ये नियम था, आपने बोला नियम तो मैंने नियम बता दिया। और ये आप सोचिए कि एक नियम से काम चल जाएगा, तो इससे नहीं काम चलेगा। इसके लिए आपको विधिवत पढ़ाई करना पड़ेगा। ये कहिए कि हमको कोई मैटर मिल जाए, या हमको कोई ऐसा छोटा मोटा कैप्सूल कोई खिला दे, तो ऐसे संभव ही नहीं। क्या
ये कैसे रहेगा? ये सही है? क्या रहेगा ये? अब सही है। अभी तो आप पढ़ना शुरू किए हैं ना? क्या लिखा है? अरे मैंने बताया कि क्लास बराबर ले रही हैं आप ना? आप बराबर क्लास ले रही नहीं ले रही बताइए? हाँ तब ये कहिए जो का है, का है, पा है, टा है, ठा है, पा है, फा है, बहुत सारे वर्ण हैं। तो हमने तो पहले दिन ही बता दिया था आपको, जब मैंने डेमो क्लास दिया था अपनी, याद होगा। तो जो लोग हमारे डेमो क्लास में आए होंगे उनको मैंने एक बात बताया था कि अगर मेरी क्लास लगी तो जो पढ़ना चाहता है वो कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से बिल्कुल इंटरलिंक होते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि जिसको वर्णमाला समझ में नहीं आएगा उसको संधि समास नहीं समझ में आएगा, और संधि समास जिसको समझ में नहीं आएगा वो विलोम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मुहावरे नहीं समझ पाएगा। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं ना कोई टॉपिक। तो ये आपको कुछ समझ में आया? अपनी गलती को स्वीकार करिए, समझ पाए आप? और ये मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं आता है, ये मान करके पढ़ा करिए कि हमको कुछ नहीं आता है, हम बहुत प्राइमरी स्टेज से पढ़ना शुरू किए। आपको लगता होगा कि हमको ये चैप्टर आता है, तो उसको भी ये समझिए कि हमको नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब आएगा तो नहीं आएगा आपको। तो बात तो यही है, तभी तो नहीं पढ़ते हैं ना, तभी तो नहीं पढ़ते हैं। अगर ये मान लेते कि हमको नहीं आता तो आप पढ़ना शुरू कर देते। जैसे हमने आपसे बता दिया कि आपको नोट बनाना है, नोट बना करके 10 मिनट टाइम देना है, ये बताया था मैंने। और इसमें से अभी भी मैं मान जानता हूं कि कम से कम 60% लोग से ज्यादा नोट नहीं बना रहे। 60% लोग नोट बनाए होंगे और 40% ऐसे हैं जो नहीं बनाए, और बनाए भी होंगे तो लापरवाही से रफ में बना दिए होंगे, बाद में रद्दी में चला जाएगा वो। तो नोट वो होता है कि जिसको आप रखेंगे प्यार से, वो बढ़िया, कभी पढ़ने की जरूरत पड़े तो अच्छा लगे देखने में। अब ऐसे आप रफ में फेंक दिए कहीं तो कूड़ेदान में चला जाएगा वो। ठीक है, तो ये बात होती है। चलिए लिखिए। अब आप को मैं गलत शब्द नहीं बताऊंगा, ठीक? अब मैं शब्द सही लिखूंगा, समझ पाए आप? हाँ। अब आप ये मत कहिएगा कि ये गलत आपने लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। मैं उसको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊं, दिखाने के लिए बाद में बता दूंगा, कहां देख लीजिएगा। इसको तो नोट ही कर लिए होंगे आप, मिटा देना है।
मिटा दें इसको, दिल्ली आप। ये देखिए कुछ स्त्रीलिंग शब्द में लिख रहा हूं, ये आपको लगेगा नहीं कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन मैं इसको लिख दे रहा हूं आपके, ये बहुत जरूरी है, समझ जाएंगे आप। हो गया, नोट कर लिए। क्या समझाए थे, कुछ समझिएगा, इतना समय नहीं है कि हम आपको समझा पाएंगे, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि पूज्य लिखा हो या पूजनीय लिखा हो, अरे यार इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको शब्द लिख करके याद करना है, मतलब समझने का प्रयास करेंगे तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे करके तो समझ जाएंगे। माने का मतलब मत समझो, पहले पीटी निकालो कैसे भी करके। माने समझने का मतलब है कि आपको कम से कम मान के लिए कि 50 क्लास मिले और रोज हम डांटे फटकारे, आपको डंडा लेकर बैठे कि कल काम पूरा करना है, नहीं लाएंगे तो डांट फटकार करें, तब हो पाएगा। तो आपको समय अनुसार पढ़ना पड़ेगा ना। तो जितना मैं जरूरी चीज है मैंने प्रयास किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिलीवर्ड करूंगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आप लोग गलत फहमी मत रहिएगा कि हम लापरवाही करके पढ़ाते हैं या मैं जो हमको आता है मैं नहीं बताता, बहुत लोग ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जितना आता है वो मैं सब बताने का प्रयास करता हूँ। अब अर्थ है का मतलब है, ये जरूरी नहीं है कि आप अर्थ जानिए, आपसे अर्थ पूछा ही नहीं जाएगा, अर्थ पूछने वाला दूसरा टॉपिक है। यहां से आपको बर्तनी शुद्ध करना,
जो भी आएगा निम्नलिखित में से किसकी बर्तनी शुद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में तब आप आगे कुछ देख पाएंगे ना। टाइम चाहिए, और आप जितना बताया जाए उतना काम करिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं ना कितना आप करते हैं, कितने आप कलाकार हैं, हमें सब पता है। हमको सब पता है कितना लापरवाही करते हैं। मैं बहुत वास्तविकता में बात करता हूँ, आप जान लीजिए। मैं बहुत व्यवहारिक बात करता हूँ कि जो चीज सत्य है मैं वही बोलूंगा। हमने जितना कहा उतना 90% लोग नहीं किए होंगे, हम बता दें। और हमने कहा था कि आप एक नोट बनाएंगे बढ़िया, उसको दोहराएंगे। आप अगर उतना काम करते तो आज आप 5वीं क्लास मेरी है ना, 5 क्लास में अभी तक क्या आप हिंदी नहीं पढ़े थे? अभी तक क्या आप हाई स्कूल क्या जूनियर प्राइमरी हिंदी पढ़ते आए हैं? आप ब्रिटेन के तो हैं नहीं कि आप इंग्लिश में सराबोर हैं, हिंदी से मतलब नहीं आपका। हिंदी में ही आप काखा गाघा सीखे होंगे, हिंदी में ही सब कुछ शुरुआत किए होंगे। लेकिन आज अभी न्यौछावर की हिंदी नहीं पता है, हिरडा कश्यप कैसे लिखा जाएगा पता नहीं है, अभी जितना शब्द मैंने लिखा नहीं पता है। अब आप अंदाजा लगा, ये मेरी गलती है। मेरी गलती, अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया। तो वो कैसे हो पाएगा? आप पढ़ेंगे तब होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा वो। अब मैं कितना शब्द लिखा दूं, गिनती नहीं भाई, हमारे पास भी लिमिट समय ना, इसीलिए मैंने बताया आपसे। चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जितना जल्दी लिख पाइए। ये सब शब्द पूछे जाने वाले हैं जो आप जानते तो हैं। अभी विद्यार्थीगण में बोल देता आपसे, अभी मैंने बता दिया, अब तो आपको याद हो गया होगा। लेकिन मैं अगर ऐसे लिख देता, आपसे कहता कि जरा ये बताइए कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो 99% लोग कहते गलत, बिल्कुल 100% गलत है। कहते कि नहीं कहते? क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि विद्यार्थी हमने ऐसे पढ़ा है तो क्यों क्यों जो है ये छोटी मात्रा लग जाएगी, क्यों? और मैंने उस शब्द लिख दिया है, जरूरी शब्द जो था मैंने लिख दिया है। और भी शब्द हमारे पास हैं लेकिन मैं नहीं लिखाऊंगा। आप क्या करेंगे? वासुदेव नंदन प्रसाद का सहारा लेंगे। मैं जो बता रहा हूं, किताब का नाम है वासुदेव नंदन प्रसाद, उसी को आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है एक बहुत अच्छी किताब है, और बाकी तो मैं भाई प्रयास करूंगा ही। तो यहां तक भी हमने बोला है कि भाई हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका आधा अधूरा पढ़ाई हो, लेकिन नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ो। हाँ तो नोट पढ़ो, हम तो कहते हैं हमको 50 क्लास दो, 50 क्लास दो, हम एक नोट नहीं, मैं आपको कोई चीज पढ़ने को बोलूंगा ही नहीं। नोट तो बहुत दूर, नोट भी ना पढ़ो, तब तो नोट भी बंद करा दूंगा मैं। तो हम कह देंगे खाली हमारी क्लास में बैठो, तब तो मैं कह दूंगा कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सीधा जो है बारात घर आ जाइए। तो भाई देखिए, 5 क्लास में आपको मैंने कितना टॉपिक बताया पता है? बहुत बड़ा टॉपिक वर्णमाला है, बहुत बड़ा टॉपिक संधि का है, समास है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, मैं एक चीज और आपको अभी बताऊंगा, इसके बाद टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं इसलिए बता दिया आपको किताब का नाम कि जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ लेगा, इतने में ही। और नहीं तो क्लास तो भाई वो तो संजोग की बात है, क्लास लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो क्या करेंगे हम? तो कह तो लगा दे, हम तो पढ़ाएंगे आपको, 6 महीना पढ़ाओ, पढ़ाएं कहो।
6 महीने नहीं, मैं आपको फाइनल न करा दिया तो बताना। अगर मेरी क्लास रहे हमारे यहाँ, अभी आप क्योंकि आप लोग हमको नहीं जानते ना, मैं हालांकि बताना भी नहीं चाहता ज्यादा कुछ। हमारे यहाँ बहुत गारंटी से पढ़ाई होती है। आप लोग पहले पीटी निकालिए, हमने बार बार बोला है, तब आप पढ़ पाएंगे। पीटी निकालने में ही समस्या हो रही तो आगे कैसे पढ़ेंगे? एक बात कही जाती है कि जो संस्कृत में है, सुना दें आपको तो ये है कि इनकी लाइन है कि पै पानी पनही नदी खान पान सम्मान, और ये 10 मोटू चाहिए पंडित नृप दीवान। समझ नहीं पाए होंगे? पै मतलब दूध होता है, पानी जानते हैं? पनही नदी, नदी का मतलब नदी में पानी होना चाहिए। उसका सम्मान कब होगा? पानी का, नदी का, जब उसमें बहुत पानी होगा। दूध का सम्मान तभी होगा जब मोटा होगा। पानी मोटा होना चाहिए। पानी मोटा का मतलब भारी होना चाहिए, हल्का पानी नहीं होना चाहिए। खान पान आपका बहुत लेवल का होना चाहिए। आपका सम्मान बहुत लेवल का होना चाहिए। पंडित जो कथावाचक होते हैं मोटे होने चाहिए। ऐसे ऐसे जाके दुबले पतले वहां पोथी पर बैठ जाएंगे तो लोग सम्मान नहीं करेंगे। नृप, नृप मतलब राजा, राजा को मोटा होना चाहिए। और थाने का दीवान जी सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो जो दीवान होता है, दीवान, थाने का दीवान अगर पतला है, दुबला पतला है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है। राजा, राजा नृप मतलब राजा होता है, मोटा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। हाँ थोड़ा सा संज्ञा सर्वनाम पढ़ लो, सवाल पूछा गया है संज्ञा और सर्वनाम। दो चीज पढ़ लो। जाना चाहेंगे आप? 5 मिनट टाइम दीजिए, 5 मिनट, 5 मिनट टाइम दीजिए, बस छोड़ देंगे। हाँ, संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा जान लीजिए, जल्दी से जल्दी जानिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये इसलिए बता दे रहा हूं कि बहुत बेसिक चीज है ये। भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यानी कि जो संज्ञा है मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पीसीएस पीटी में पूछ सकता है ऐसे डायरेक्ट, तो आप बता दीजिएगा कि 5 प्रकार। अब उसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या होती है। तो जैसे हम हैं, आप हैं, दुनिया की कोई चीज है जो अकेले है वो व्यक्तिवाचक है। ये आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में जैसे रामू, श्यामू, रीता, गीता, अनीता, सुनीता, जितना भी नाम आप जानते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए पंकज मैंने लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो ये पंकज नाम से कई लोग हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तिवाचक रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस प्रकार के पंकज, मान लीजिए ये भी है पंकज, ये भी है, लेकिन दोनों में चेहरा मोहरा दूसरा होगा, दोनों का गुणसूत्र दूसरा होगा,
दोनों का ब्लड ग्रुप दूसरा होगा, दोनों का निश्चित तौर से शक्ल आकार दोनों का अलग अलग होगा, इसीलिए व्यक्तिवाचक है। जैसे हमने कहा सचिन तेंदुलकर, तो और कोई सचिन तेंदुलकर हो तो सकता है, लेकिन उस प्रकार का नहीं होगा। हमने कहा हिमालय, तो हिमालय एक है दुनिया में, तो वो व्यक्तिवाचक है। हमने कहा माउंट एवरेस्ट, वो चोटी नंबर एक है और कोई माउंट एवरेस्ट नहीं है। भारत एक है, कोई और नहीं भारत हो सकता है। अमेरिका एक है। तो ये कई प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये बताती हैं कि दुनिया में वो अकेले हैं, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। इंपॉर्टेंट इसमें जातिवाचक है। जातिवाचक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने कहा कि एक किसी प्रकार की जाति का बोध कराता है। जैसे हमने कहा मनुष्य, तो मनुष्य की एक जाति है, ठीक। जानवर की एक जाति है, ठीक। विद्यार्थी की एक जाति है, छात्र की एक जाति है, ये जाति है। नदी की एक जाति है, युद्ध की एक जाति है, दिन की एक जाति है, महीने की एक जाति है। ये जाति है, तो इसमें ये सवाल नहीं पूछेगा आपसे, ये आप समझ जाएंगे। अभी जब मैं सवाल आपसे कर दूं कि आप ये बताइए कि मामा किस प्रकार की संज्ञा है। मामा शब्द एक किस प्रकार की संज्ञा है, और आपको विकल्प यही 4 मिल जाए तो क्या करेंगे बताइए। माता पिता लिख दें, यहां पर चाचा लिख दें, राष्ट्रपति लिख दें। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूं। यहां जातिवाचक में नोट करके लिख लीजिए कि पद, व्यवसाय और रक्त संबंधी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पद है, कोई आईएएस है, पीसीएस है, ये पद होता है। व्यवसाय आप जानते हैं कि कोई पुस्तक भंडार है, तो कोई जनरल स्टोर है, तो कोई कुछ है, तो ये व्यवसाय है। और मैंने लिखा है कि रक्त संबंधी माता पिता या कोई रिश्तेदार है, तो वो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में भाववाचक है, फिर ऐसे आप पढ़ लेंगे इसको। आपसे पूछेगा सर्वनाम मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, कितना बताएंगे? 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम भी इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि आप सुन लीजिए 1 मिनट। मैंने आपको 2 किताब का नाम बताया जो आपके सिलेबस में है। क्या क्या है? विलोम आपके सिलेबस में है, तत्सम तद्भव आपके सिलेबस में है, क्रिया आपके सिलेबस में है, मुहावरा आपके सिलेबस में है। पीटी की बात कर रहा हूं। इसके बाद में वर्तनी, वाक्य शुद्धि आपके सिलेबस में है। पैराग्राफ से सवाल आएगा 3 या 4 प्रश्न, ये आपके सिलेबस में है। वर्णमाला आपके सिलेबस में है। और जो संयुक्त ये आती क्रिया तो आपके सिलेबस में है ही। एक आता है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये आपके सिलेबस में है। इसको आप वासुदेव नंदन प्रसाद से देख सकते हैं। और बाकी जो अगर समय मिला तो मैं पढ़ाऊंगा ही, सब पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन ये मौके की बात है, समय की बात है कि आप उनको समय मिलता है नहीं मिलता है, तो आप इसको देख लेंगे। और जब आप पीटी निकाल लेंगे तब लंबी क्लास मेंस के लिए हम आ सकते हैं, ठीक। तो हमारे पढ़ाने में किसी प्रकार की कहीं कोई त्रुटि हुई हो या कोई बात हुई हो, आप लोगों को किसी प्रकार मैं बोलता रहता हूं, तो किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए नहीं, जैसे मतलब ये है कि किसी प्रकार की आपको कोई लगती हो, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा ये सब। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग कभी मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर नहीं ले सकते, पेपर हमारा दीजिए। हमारा पेपर कौन लिया है?
नहीं नहीं हम कल नहीं नहीं हम आएंगे ही नहीं।